नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि फिल्में किसी न किसी विषय पर आधारित होकर समाज को कुछ न कुछ संदेश अवश्य देती है, मगर इन्हीं से प्रेरित होकर कई बार अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार दोपहर को आया। दिन दहाड़े एक टावर में स्थित दुकान पर लाखों की लूट के साथ। इनमें जो मुनीम मौके पर अपने साथ आरोपियों की ओर से मारपीट करने और स्प्रे छिड़कने की बात कह रहा था, वही बाद में इस वारदात को अंजाम देने का मास्टरमाइंड निकला। सिटी थाना प्रभारी अपनी सूझबूझ से लूट की इस वारदात को कुछ घंटे में खुलासा करने में कामयाब रहे। मुनीम और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर उनसे लूटी गई 17,92,000 की पूरी राशि बरामद करने में सफलता हासिल की गई। इस पर एसपी ने पुलिस टीम को अजमेर बुलाकर सम्मानित भी किया। जानकारी के मुताबिक नेहरू नगर बाहर गली नंबर 9 निवासी विवेक खिवसरा पुत्र सुभाष चंद्र ने सिटी थाने में रिपोर्ट पेश की। उसने बताया कि उसकी पिपलिया बाजार स्थित सिटी टावर में सेकंड फ्लोर पर रिद्धि सिद्धि टूर ट्रेवल्स और चंद्रा मेटल्स के नाम से ऑफिस है। शुक्रवार दोपहर 2:50 पर उसके ऑफिस से 17,92,000 की राशि अनजान व्यक्ति लूट कर ले गए। उस समय उसके ऑफिस में दुकान का कर्मचारी रामखेड़ा थन्ना निवासी 23 साल का कल्याण सिंह पुत्र लुम सिंह मौके पर मौजूद था। उस लूट की सूचना कर्मचारी ने मालिक को दोपहर 3 बजे दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिस पर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह हाडा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी खंगालने के साथ संदिग्ध मुनीम कल्याण सिंह से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, जिस पर आरोपी मुनीम टूट गया और उसने अपने दो दोस्तों के साथ इस वारदात को अंजाम देना कबूला। उसकी निशानदेही पर इस लूट में शामिल उसके दो दोस्तों कोडिया चौराहा राज्यवास निवासी 23 साल के देवेंद्र सिंह पुत्र लुम सिंह, राज्यवास निवासी 20 वर्षीय विनोद पुत्र मंगलराम मेघवाल को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है कि आरोपियों के तार किसी और वारदात से तो नहीं जुड़े। आरोपियों की पुलिस रिमांड में अन्य वारदात खुलने की संभावना जताई जा रही है। कल ब्यावर शहर के अंदर दिन के समय में रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स हैं, उसने यहाँ पे एक वारदात हुई थी। इस वारदात के अंदर उसने रिपोर्ट ये दी कि उसके मुनीम के साथ में एक व्यक्ति आया जो उसके दरवाज़ा खोल के अंदर प्रवेश किया और कोई सैनिटाइजर जैसा स्प्रे करने के बाद में जब वो बेहोश हो गया तो गले में रखे हुए 17,92,000 रुपये लूट के ले गया। उक्त रिपोर्ट पर हमने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के पश्चात मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस, उसके आधार पर हमने मुनीम को संदेह के घेरे में लिया और उसकी रिपोर्ट पर, यानी उसकी जो रिपोर्ट उसने पेश की थी या उसने जो तथ्य दिए, उनके आधार पर बाकी मुलजिमानों को राउंड अप किया। उनके कब्जे से हमने 17,92,000 रुपये बरामद कर लिए, एक मोटरसाइकिल बरामद की, 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मुनीम है, उसका नाम कल्याण है, जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम विनोद है और एक का नाम देवेंद्र है। को उनके गाँव से गिरफ्तार किया गया, राज्यवास कोटिया जो चौराहा है वहाँ से गिरफ्तार किया गया। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के अधिकांश कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने और अन्य के क्वारंटाइन होने के कारण अब शाखा में आगे सुचारू व्यवस्था को लेकर प्रबंधक ने हेड ऑफिस से गाइडलाइन मांगी है। शनिवार और रविवार का अवकाश के बाद सोमवार को शाखा खुलती है या फिर अन्य शाखाओं से ही ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सब हेड ऑफिस की गाइडलाइन के आधार पर तय होगा। मालूम हो कि पिछले 3 दिन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के 11 कर्मचारी पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि शेष अन्य को अस्पताल प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए होम क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे में शाखा में सोमवार से कामकाज को लेकर प्रबंधक आर.के. रोजिया ने हेड ऑफिस से इस संबंध में गाइडलाइन मांगी है। बताते हैं कि ग्राहकों के लेन देन और अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए तो एसबीआई की अन्य शाखाओं में भेजकर उन्हें बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, मगर चेस्ट ब्रांच होने की वजह से अन्य बैंकों को कैश की जरूरत पड़ने, सरकारी लेन देन और शहर में स्थित एटीएम में कैश डालने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन सेवाओं को अन्य शाखाओं से संचालित किया जाना मुश्किल लगता है। ऐसे में हो सकता है कि सोमवार से हेड ऑफिस की ओर से इस संबंध में कोई वैकल्पिक व्यवस्था जारी की जाए। शहर के ब्यावर संघ के पूर्व अध्यक्ष और अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप छाजेड़ का मानना है कि आज की परिस्थितियों में विवाह का आयोजन बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से होना चाहिए, जो कि समय की मांग भी है। बढ़ती हुई महंगाई के कारण शादी के खर्चे बहुत ही बढ़ गए। मध्यम वर्ग के आदमी के लिए महंगी शादी करना मानो कोई जंग जीतने के समान है। कोरोना महामारी के चलते सीमित मेहमानों और खर्चों और बंदिशों में शादी करने का मौका कुदरत ने हमें दिया है, जिसे हर समाज को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अपने स्तर पर लागू कर एक मिसाल कायम करनी चाहिए। सबसे पहले सभी सभा संस्थाओं को सामाजिक स्तर पर सादगीपूर्ण शादियों की पहल को स्वीकार करना और कराना भी चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा कानून बनाने में वक्त लगेगा। यदि सभी समाज और संगठन अगर आगे आकर अपनाने लगे तो सिलसिला चल पड़ेगा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान समाज में चंद लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सादगीपूर्ण शादी की इस और महत्वपूर्ण आयोजन को तमाशा बनने से बचाया है। वह सभी प्रशंसा के पात्र हैं। शादियों में फिजूल खर्ची रोकना समय की मांग भी है। विवाह सादगीपूर्ण होने लगेंगे तो खासतौर पर लड़की के माता पिता और समाज को बड़ी राहत मिलेगी। आज की परिस्थिति में विवाह का आयोजन बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से होना चाहिए, जो कि समय की मांग है।
बढ़ते हुए महंगाई के कारण शादी के खर्चे बहुत बढ़ गए। मध्यम वर्ग एवं आम आदमी के लिए महंगी शादी करना मानो कोई जंग जीतने के समान है। कोरोना महामारी के चलते सीमित मेहमान एवं खर्चों व बंदिशों में शादी करने का मौका कुदरत ने हमें दिया है, जिसे हर समाज को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए अपने स्तर पर लागू कर एक मिसाल कायम करनी चाहिए। पहले सभी सभा संस्थाओं और सामाजिक लोगों को शादीपूर्ण शादियों की पहल स्वीकार करना चाहिए। यदि सभी समाज और संगठन आगे आकर ये काम करे, ये सिलसिला चल पड़ेगा। मेरा मानना है शादी एक नितांत पारिवारिक आयोजन है, उसे खर्चीला व प्रदर्शन तमाशा नहीं बनना जाए तो अच्छा रहेगा। शादियों में फिजूल खर्ची और दिखावा रोकना समय की मांग है। विवाह शांतिपूर्ण तरीके से होने लगेंगे, खासतौर पर लड़की के माता पिता एवं समाज को राहत मिलेगी। हम सभी को मानना चाहिए कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये अब शादीपूर्ण शादियों के लिए प्रकृति ने हमें राह दिखाई है और इससे हमें अपनी चाय बनाने में भलाई है। विगत 31 मई से शुक्र अस्त होने के कारण सभी मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन आदि पर रोक लग गई थी, लेकिन 8 जून को शुक्र के उदय होते ही ये सभी मांगलिक काम फिर शुरू हो गए। अब देवशयनी एकादशी 1 जुलाई तक सभी मांगलिक आयोजन हो सकते हैं। हालांकि अभी कोरोना महामारी के कारण सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम हो रहे हैं। पंडित खेमचंद शर्मा के अनुसार वैभव, सुख, समृद्धि के अधिपति ग्रह शुक्र के मंगलवार को उदित होने के साथ ही गृह प्रवेश, यज्ञ पवित्र, भूमि पूजन, शिलान्यास और नवीन प्रतिष्ठान का शुभारंभ आदि शुभ कार्य किए जा सकेंगे। केवल विवाह 1 जुलाई देवयशनी एकादशी से नहीं होंगे, लेकिन पूजा पाठ और अन्य मांगलिक कार्य चलते रहेंगे। शुक्र 25 जून से मार्गी होकर सीधी चाल चलने लगेंगे, तब कोरोना महामारी का संकट कम होना शुरू हो जाएगा। मांगलिक काम होने से अब बाजार भी गति पकड़ेगा, इसे लेकर व्यापारियों में उत्साह है। बाजार में चहल पहल भी बढ़ने लगी है। पंडित शर्मा के अनुसार 29 जून को मंडलिया नवनी के साथ शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश होगा, जो शुभ फल देगा। साथ ही जो भी वर वधु के जोड़े इस दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे, उनके जीवन में प्रेम और सुख के साथ ही भौतिक सुख सुविधाएं भी बनी रहेगी। 25 जून को शुक्र दिन में 12:21 पर मार्गी होकर अपनी दिशा में परिक्रमा करके शुभ फल प्रदान करेगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से जवाजा ब्लॉक के नोडल स्कूलों को भेज दी गई है, जहां पुस्तकों का वितरण मुख्यालय के आदेश के बाद शुरू किया जाएगा। जवाजा ब्लॉक एसबीईओ महेंद्र सांगेला ने बताया कि मंडल की ओर से ब्लॉक के 3 नोडल केंद्र राजकीय सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा खेड़ा में पहुंच गई है। इन केंद्रों पर कक्षा 6 से 12वीं तक की पुस्तकें वितरण के लिए आई हुई है, जहां ब्लॉक के 306 राजकीय उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों को पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। शहर के राजकीय सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय को नोडल केंद्र बनाया गया है, जहां शहर के 27 स्कूलों को किताबों का वितरण किया जाएगा। इसमें 7 उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, 13 उच्च प्राथमिक और 9 प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को 31,130 किताबों का वितरण किया जाएगा। ब्यावर शहर की टोटल 30 स्कूलों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण इस बार सनातन धर्म विद्यालय से किया जाएगा। इससे पहले यहाँ 2 नोडल थे, छावनी विद्यालय और सनातन धर्म, लेकिन इस सत्र से पूरे शहर का नोडल सनातन धर्म को बना दिया गया है। कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकें जो कि NCERT के अनुसार हमें प्राप्त हुई है, 1 से 5 तक की पुस्तकें अभी प्राप्त नहीं हुई है। टोटल 31,130 पुस्तकें विद्यालय को प्राप्त हुई है। इनका जो वितरण है वो अतिशीघ्र उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार वितरण किया जाएगा। कुल 30 स्कूल हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय 9, उच्च प्राथमिक विद्यालय 13, माध्यमिक विद्यालय 1 और उच्च माध्यमिक विद्यालय 7, कुल 30 विद्यालयों को यहाँ से पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। अजमेर से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मंडल से 6 तारीख से हमें सभी शहरी क्षेत्र की पुस्तकें प्राप्त हुई है और जैसे सर के निर्देश होंगे उसी प्रकार आगे हम वितरित करेंगे। प्रदेश भर में कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थगित हुई परीक्षा के बाद अब कॉलेज आयुक्तालय ने विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोविजनल प्रवेश देने के आदेश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय सहित निजी विद्यालय के हजारों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। एसडी कॉलेज के व्याख्याताओं ने बताया कि आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश के तहत समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत सत्र 2019-20 में स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थियों को पाठ द्वितीय और तृतीय वर्ष में और स्नातकोत्तर पूर्वाधोत के अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा।
एसडी कॉलेज के 3017 विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें 1712 छात्र और 1305 छात्राएं हैं। इसी प्रकार शहर के श्री वर्धमान कन्या महाविद्यालय की 490 छात्राओं को अस्थायी प्रवेश दिया गया है। प्राचार्य रमेश चंद्र लोढ़ा ने बताया कि आदेश के बाद प्रथम वर्ष के कला संकाय की 144, द्वितीय वर्ष के कला संकाय की 104, वाणिज्य संकाय प्रथम की 67 और द्वितीय वर्ष की 45, विज्ञान प्रथम वर्ष की 13 और द्वितीय वर्ष की 21, प्रथम वर्ष गणित विषय की 70 और द्वितीय वर्ष की 13 और एमए प्रीवियस इतिहास संकाय की 13 छात्रों का प्रोविजनल प्रवेश दिया गया। कॉलेज व्याख्याता ने बताया कि निदेशालय ने कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हुई परीक्षाओं के साथ शैक्षणिक सत्र खराब न हो, उसके लिए यह कदम उठाया है। इसी का नतीजा है कि समय पर शैक्षणिक सत्र शुरू करने के उद्देश्य से बिना परीक्षा व परिणाम घोषित किए विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रवेश देकर प्रवेश प्रक्रिया को शुरू किया गया। आयुक्तालय की ओर से स्पष्ट आदेश है कि 15 जून से प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर विश्वविद्यालय के एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, विषय वस्तु का मिलान करना हुई होगा और प्रोविजनल प्रवेशित विद्यार्थियों को ओबीसी का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और सामान्य के लिए आय कर नहीं देने वाले विद्यार्थियों से अभिभावक का आय प्रमाण पत्र संबंधित कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। प्रोविजनल प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को 30 जून तक प्रवेश शुल्क ई मित्र के माध्यम से जमा करवाना है। आयुक्तालय के स्पष्ट आदेश है कि प्रवेशित गत वर्ष के नियमित विद्यार्थियों का नए सत्र में प्रवेश अस्थायी है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही प्रवेश को अंतिम माना जाएगा। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त माना जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी एक के बाद एक संक्रमित होते जा रहे हैं। यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को भी बैंक में कार्यरत 3 कर्मचारी पॉजिटिव मिले। इन 3 एसबीआई में संक्रमित होने वाले का यह आंकड़ा पहुंचकर अब 11 तक पहुंच चुका। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि संक्रमण की ये चैन किसी अन्य बैंक या एसबीआई की अन्य ब्रांच से ना जुड़ जाए। यदि ऐसा हुआ तो फिर बिहार में बैंक कर्मियों के साथ उनके संपर्क में आने वाले ग्राहक भी इस संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। मालूम हो कि 4 दिन पहले एसबीआई के कुछ कर्मचारियों में कोविड-19 के कुछ लक्षण नजर आ रहे पर उन्होंने अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच करवाई, जबकि कुछ कर्मचारियों ने एहतियात बरतते हुए अवकाश पर भी रहे। जब सैंपल की रिपोर्ट आई तो सबसे पहले अस्पताल में भर्ती 2 महिला कर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि हो गई। इस पर एसबीआई मुख्य शाखा में कार्यरत बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और गार्ड के सैंपल लिए गए। साथ ही अस्पताल प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए उन सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया। मगर जब रिपोर्ट आई तो अन्य कर्मचारी भी एक के बाद एक संक्रमित होने की सूची में आने लगे। शनिवार तक एसबीआई के संक्रमित होने वाले कर्मचारियों की संख्या 11 तक पहुंच गई। उनके संपर्क में आने वाले परिजन और अन्य लोगों के सैंपल टीम द्वारा लिए गए। उसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि जो कर्मचारी संक्रमित हुए हैं उनके संपर्क में आने वाले परिजन या ग्राहक भी संक्रमित हुए हैं या नहीं। फिलहाल इन कर्मचारियों के अलावा अन्य की भी पॉजिटिव आने की आशंका जताई जा रही है। शनिवार को 3 पॉजिटिव मामलों में एसबीआई में कार्यरत मसूदा रोड निवासी 57 वर्षीय संदेश वाहक, सोटपुरा गिरी नानना निवासी 58 वर्षीय सुरक्षा गार्ड और बांकरवाली रोड करनी विहार अजमेर निवासी 45 वर्षीय एक क्लर्क भी पॉजिटिव मिला है। शहर में बढ़ते संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए अमृतकौर अस्पताल प्रशासन की टीम ने शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों से सैंपल लिए। शनिवार को एसबीआई में कार्यरत 3 कर्मचारियों के और संक्रमित होने पर एहतियात बरतते हुए अब प्रशासन की ओर चिकित्सा विभाग की ओर से सैंपल और सर्वे अभियान में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है। अमृतकौर अस्पताल की टीम शनिवार को देलवाड़ा रोड स्थित शिवगंज कॉलोनी, पुरानी मसूदा रोड, गंगा कॉलोनी, उदयपुर रोड, मूलचंद नगर, रामदेव कॉलोनी, गोविंदपुरा जालिया रोड सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंची, जहां पर टीम में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों ने संक्रमित मिले बैंक कर्मियों के संपर्क में आने वाले परिजनों के साथ संभावित ग्राहकों की भी सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू की। शनिवार को टीम की ओर से इन क्षेत्रों में 50 से अधिक सैंपल लिए गए। कोविड-19 नोडल प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर राजेंद्र तापड़िया, डॉक्टर रेखा मीणा, सुशील अभ्यास, हर्ष खंडेलवाल, वैभव ब्रजेश, अमृत कंवर, रेखा सेन सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। राजकीय अमृतकौर अस्पताल के सीसीयू वार्ड में भर्ती रोगी के परिजन का मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया। पीड़ित रोगी के परिजन की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन आरोपी का पता नहीं लग पाया। जानकारी के अनुसार कृष्णा कॉलोनी निवासी पारसमल टाक पुत्र ओम प्रकाश ने अपनी माता मुनि देवी को सीने में दर्द की शिकायत पर 2 दिन पूर्व राजकीय अमृतकौर अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसके बाद शुक्रवार रात को जब वह वार्ड में सो रहा था, इस दौरान अज्ञात चोर ने पारसमल की जेब में रखा करीब 11,000 रुपए की कीमत का एमआई नोट मोबाइल चुरा लिया और फरार हो गया। घटना की जानकारी पीड़ित पारसमल को सुबह उठने के बाद अपनी जेब देखी तो उसमें से मोबाइल पार मिला, जिसके बाद पारसमल ने वार्ड में इधर उधर मोबाइल की तलाश की, लेकिन मोबाइल नहीं मिला, जिसके बाद पारसमल ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन को दी। अस्पताल प्रबंधन ने पीड़ित की शिकायत के बाद अस्पताल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में फुटेज भी खंगाले, लेकिन कैमरों की स्थिति सही नहीं होने के कारण फोटो साफ नहीं दिखाई दी। पीड़ित ने इसकी शिकायत सिटी थाना पुलिस को भी दी। सीसीयू वार्ड में रात को मैं सो रहा था, करीब 11 बजे सो गया था, थका हुआ था और रात को मेरी नींद 1:30 बजे जगी वापस।
जब मैंने देखा टाइम देख लूँ तो टाइम देखने के मोबाइल ढूंढा तो मिला ही नहीं। मिसेज को पूछा, मैंने घंटी लगा तो फ़ोन स्विच ही था। बाद में जब उठा तो एक लेडीज़ पास में जो आंटी जी थे उन्होंने उठा, उन्होंने कहा एक लड़का यहाँ खड़ा था, ताका जाके कर रहा था आज, और वो कल भी कर रहा था, 2 दिन से आ रहा है। ऐसे करके हम उनको ढूंढने लगे लेकिन वो मिला ही नहीं, और वो मोबाइल वाला घूम गया और जेब के अंदर ही था। मैं सो रहा था बेड के नीचे, करीब बेड से 3 फुट अंदर था वो मेरे जेब पे मोबाइल को, और सुबह वो मिला ही नहीं रहा था। हाँ, शिकायत सुबह मैंने एप्लीकेशन दिए और पीओ साहब को देखे आया हूँ, अभी ये कार्रवाई चल रही है। ये है कि शिशु वार्ड में रात को 1 बजे के आसपास कोई मरीज के रिश्तेदार का मोबाइल चोरी हो गया है। तो अभी हमने जांच पड़ताल की है और सीसी कैमरे में भी उसको दिखाया है। कोई साथ में रोगी की महिला रिश्तेदार थी, लेकिन थोड़ी तस्वीर धुंधली होने से अभी पूरी संतुष्टि नहीं हुई है। तो अब हमने पीओ साहब से निवेदन करके उच्च क्वालिटी के सीसी कैमरे लगाने की आज उनको अवगत कराया है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उच्च क्वालिटी के कैमरे लगाने से ये जो समस्या होती है, जो असामाजिक तत्व का रात को आना जाना घूमना, तो इससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और वैसे कोशिश कर रहे हैं कि हम चैनल गेट जो मेन गेट है वहाँ गार्ड को वहीं पे हम बिठाने की आज आदेश जारी कर दिए हैं, ताकि सीरियस पेशेंट के साथ में 2 अटेंडेंट साथ में हो और जनरल पेशेंट दिखा के वो अपना इलाज करा सकें, और जिससे क्या गेट से ही अन्यत्र भीड़ जाने का कोशिश नहीं करेंगे और वहीं कंट्रोल किए जाएंगे। लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप की ओर से शनिवार को शहरवासियों में रक्तदान के प्रति जागरूकता संदेश देने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। राजकीय अमृतकौर अस्पताल परिसर से रक्तदाता जागरूकता रैली को पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रुप के कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सांवरिया के नेतृत्व में निकाली गई रक्तदान जागरूकता रैली अस्पताल रोड, जय क्लिनिक, छावनी रोड, भगत चौराहा, सिटी सिनेमा, गांधी सर्किल, चांगेट, पाली बाजार, लोहरान चौपड़, भारत माता सर्किल और अजमेरी गेट होते हुए पुनः चांगेट पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में ग्रुप के सदस्यों ने जय जय रक्तवीर, रक्तदान महादान के नारे लगाकर शहरवासियों को जागरूकता का संदेश दिया। रैली के चांगेट पहुंचने पर पार्षद मंगल सिंह मोनू की ओर से लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप का माला पहनाकर स्वागत किया गया। लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप के कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सांवरिया ने बताया कि ग्रुप की ओर से 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाने जा रहा है, जिसके लिए रविवार को संदरा रोड स्थित अशोक पैलेस में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते राजकीय अमृतकौर अस्पताल में रक्त की बहुत कमी चल रही है, जिसको देखते हुए ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन कर अस्पताल में चल रही रक्त की कमी को पूरी कर पीड़ित मानव की सेवा की जा सके। इस दौरान पार्षद मंगल सिंह मोनू की ओर से चांगेट पर लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप का स्वागत कर हौसला अफजाई कर दिल से आभार प्रकट किया गया। रैली में ग्रुप के गौरव सक्सेना, ममता गुप्ता सहित अनेक सदस्यों ने भी भाग लिया। लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमने आज हमारा लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप ब्यावर की जो ब्लड बैंक है, हमारा राजकीय अमृतकौर ब्लड बैंक खाली हो चुका है। ब्यावर के ब्लड बैंक में अभी 8% हम जो सुबह निकले थे उस समय 5 यूनिट ब्लड ही था। ऐसी अवस्था में ब्यावर का ब्लड बैंक खाली होने से हमारी ब्यावर की जनता तड़प रही है, पिछले 7 दिन से दुख पा रही है। मैं जनता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे JSK के माध्यम से, हमारे समय जो न्यूज़ चैनल हैं, अन्य जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाएं और रक्तदान कराएं। हमारी अपील है आपसे, सरकार के पैरामीटर पर, सरकार के जो दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर आप लोग रक्तदान करने जरूर पधारें। मानसून सिर पर है और हालात यह है कि हमारे शहर के वे मुख्य नाले जो निकासी व्यवस्था का अहम हिस्सा है, जाम पड़े हैं। ऐसे में निकासी व्यवस्था में अड़चन हुई तो मानसून के दौरान बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो सकता है, जिससे आवागमन में नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मानसून पहले निकासी की व्यवस्था सुचारू हो, इसके लिए जिम्मेदार नगर परिषद प्रशासन मानसून पहले ही इस संबंध में निर्णय लेकर शहर के मुख्य नालों की सफाई के लिए नाला गैंग को गठन कर उसे इस सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी देती है। मगर हालात यह है कि न तो अब तक ऐसी कोई नाला गैंग का गठन हुआ और न ही परिषद प्रशासन ने इन जाम नालों की कोई सुध ली गई। शनिवार को पहली बारिश में ही निकासी व्यवस्था की पोल खुलती दिखाई दी। मानसून के दौरान यही स्थिति रही तो नाले ओवरफ्लो होने से बारिश का पानी शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। परिषद प्रशासन को चाहिए कि वह इस संबंध में समय रहते उचित निर्णय ले।
इस संबंध में परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन का कहना है कि परिषद प्रशासन के निर्देशानुसार जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। उपखंड के सबसे बड़े चिकित्सालय राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के सीसीयू वार्ड में बद इंतजामियों को लेकर मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। हालात यह है कि मरीजों के परिजन को अपने स्तर पर पंखे लाकर गर्मी से निजात पानी पड़ रही है। इधर जिस रूम में बैठकर डॉक्टर मरीजों को देख रहे हैं वहां भी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। हमारे दर्शक जो तस्वीर देख रहे हैं वो उपखंड के इसी अमृत कौर अस्पताल की है, जहां सीसीयू वार्ड में जिसके सबके साफ और पर्याप्त उपकरण होने का दावा किया जाता है वहां एसी बंद पड़े हैं। तपती गर्मी में परेशान मरीज और उनके परिजन अपने स्तर पर पंखे मंगवाकर गर्मी से निजात पाने में जुटे हैं। उधर कमरा नंबर 22 जहां डॉक्टर ओपीडी मरीजों को भी देखते हैं वहां पर भी उचित सफाई व्यवस्था नहीं है। मरीजों की तो छोड़ो, खुद डॉक्टर भी इस गंदगी में बैठने को मजबूर है। एक तरफ कोरोना संक्रमण तो दूसरी तरफ गंदगी को लेकर लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। चिकित्सालय प्रबंधन को चाहिए कि वह इस व्यवस्था को सुचारू करने के साथ भर्ती मरीजों को भी गर्मी से राहत दिलाए। शहर के मुख्य हृदयस्थली चांगेड़ क्षेत्र में सरेआम शुक्रवार शाम को मारपीट का वायरल वीडियो हुआ। ऐसा संदेश दे रहा था कि जैसे ये किसी फिल्म में मारपीट की जा रही हो। मारपीट करने वालों को न खुद के जान की परवाह थी और न ही राहगीरों की। किसी के हाथ में लाठी तो किसी के हाथ में तराजू बाट तो कोई अपने हाथ में आई कुर्सी से ही सामने वाले पर वार कर रहा था। बरसात के बीच करीब 15 मिनट तक चले इस घमासान को हर कोई देखता रहा। इनमें से कुछ ने इसे अपने मोबाइल में कैद किया तो कुछ ने इस मामले से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझी। इस वीडियो को देखकर हर किसी के मुंह से अनायास यही निकल रहा था कि यह क्या हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने शांति भंग करने वाले में मारपीट करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक चांगेड़ पार्किंग स्थल क्षेत्र में पुराने कपड़े का कारोबार करने वाले कुछ व्यापारियों में शुक्रवार शाम को लेन-देन को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस दौरान कुछ लोग लड़ते झगड़ते चांगेड़ मुख्य सड़क पर आ पहुंचे और बरसात के दौरान एक दूसरे पर लाठी, कुर्सी और जो भी हाथ में आया उसे मारपीट करता नजर आया। ब्यौर में सरेआम इस प्रकार की मारपीट शहरवासियों के लिए चौंकाने वाली थी। शहर के कोर्ट सर्किल स्थित सरस डेयरी के पास एक सब्जी विक्रेता महिला का मोबाइल पार कर किसी अन्य को देने की बात पर महिला सब्जी विक्रेता ने युवक को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। महिला द्वारा युवक की धुनाई देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन असल माजरा क्या है किसी को पता नहीं चल पाया। युवक के साथ मारपीट करने वाली सब्जी विक्रेता महिला के मुंह से केवल एक शब्द निकल रहा था कि इसने मेरा मोबाइल चुराकर किसी अन्य महिला को दे दिया और वह मौके से भाग छूटी है। जिसके बाद से करीब 1 घंटे सब्जी विक्रेता महिला ने युवक की चप्पल से जमकर धुनाई की। युवक की धुनाई की जानकारी किसी ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को थाने ले आई। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी और दोनों से समझाइश की। रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे संपत्ति की चोरी के मामले में 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है और तीसरे आरोपी को तलाशने की अभियान में जुट गई है। आपको बता दें कि कार्यवाहक आरपीएफ पोस्ट ब्यूरो प्रभारी ओम प्रकाश बेरवा ने बताया कि गत दिनों थाने में दर्ज रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एक कबाड़ी सहित 2 अन्य आरोपी फरार हो गए थे। मामले में तफ्तीश के दौरान पुलिस ने फरार कबाड़ी रफीक खान उर्फ चंगेज कबाड़ी निवासी रामदेव कॉलोनी जालिया प्रथम और रोशन पुत्र कालू निवासी सबलपुरा निवासी रोशन पुत्र कालू को गिरफ्तार किया। कबाड़ी रफीक उर्फ चंगेज की बनीबड़ी में कबाड़ी की दुकान है, जबकि एक अन्य आरोपी अजीत फिलहाल पुलिस गिरफ्त से दूर है। कार्रवाई में हेड कांस्टेबल महेंद्र बायला, कांस्टेबल एलआर मीणा शामिल रहे। ज्ञात रहे कि गत दिनों सेंदड़ा पीडब्ल्यूआई ने मीमो देकर अमरपुरा से सेंदड़ा के बीच रेलवे के सेफ्टी गार्ड और अन्य सामान चोरी होने की शिकायत दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरपीएफ ने आरोपी संपत सिंह और नरेंद्र सिंह और उनकी निशानदेही पर कबाड़ी गोविंद को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 2 आरोपी और एक कबाड़ी फरार हो गए थे, जिसमें से 2 आरोपी को पकड़ लिया और एक अन्य आरोपी को तलाश में जुट गई है टीम।